हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए आज मैं आपको सॉल्व करके दिखलाता हूं सिंथेसिस की एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें आप देखेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बना लेते हैं। और ऐसा करते हुए मैं आपके सामने एक नए नियम को यहां पर एक्सप्लोर करूंगा, जिसका नाम है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नाम आपको भले ही थोड़ा सा डराने वाला लगे, लेकिन यह है बहुत ही ईजी समझने में। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा तो ये जान ही लीजिए कि आखिर ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है और इस नियम का प्रयोग हम कब और किन किन दशाओं में करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। खैर, ऊपर जो लिखा हुआ है ये तो एक फॉर्मूला है जो हम बाद में अप्लाई करेंगे जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं पहली बात ये कि ये जो नॉमिनेटिव होता है और एब्सोल्यूट होता है ये आखिर है क्या। तो बड़े अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। कोई भी जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में एक टेंस बतलाने वाली क्रिया होती है, ठीक है ना, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और उस क्रिया से पहले जो भी प्लेस होता है या जो हिस्सा होता है उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ओके, और उस नॉमिनेटिव केस में रखा हुआ वो व्यक्ति या वो वस्तु जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात की जा रही होती है ना, उसी को हम नॉमिनेटिव कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस में आई एम ए टीचर, तो यहाँ पर क्रिया से पहले आई नामक शब्द रखा हुआ है और इस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर इस प्रेडिकेट में बात की जा रही है, तो उसी को हम कहते हैं नॉमिनेटिव या उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव एक ही बात है, आप कुछ भी समझ लीजिए। अच्छा, तो नॉमिनेटिव का मतलब क्या हो गया कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, अर्थात किसी भी सेंटेंस में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव। अब देखिए जरा ये एब्सोल्यूट क्या होता है। एब्सोल्यूट का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है फ्री ऑफ, यानी फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शन, यानी किसी भी बंधन से मुक्त, हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। तो इसको आप कह सकते हैं स्वतंत्र, और हिंदी में आप इसे कह सकते हैं कर्ता या कर्म, जो भी हो। भाई ध्यान दीजिए, एक्टिव वॉइस होगा तो ये कर्ता होगा, पैसिव वॉइस होगा तो ये कर्म होगा, राइट। अच्छा, तो ये जो कर्ता या कर्म होता है जब वह स्वतंत्र कर दिया जाएगा इस रूल के अंदर। अब भाई आप सोचेंगे कि आखिर स्वतंत्र किससे स्वतंत्र कर दिया जाएगा, आखिर वो क्या बंधन में होता है या गुलाम होता है। जी हाँ, बिल्कुल गुलाम होता है। चलिए मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ कि आखिर ये कैसे गुलाम होता है। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है आई एम ए टीचर, तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है। अब जरा सोचो, क्या हम यहाँ पर एम के स्थान पर इज रख सकते हैं? जरा देखो, आई इज ए टीचर, या चलिए अगर यहाँ पर एम लिखा हुआ है तो क्या हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं? ही एम ए टीचर नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही यानी सब्जेक्ट और जो वर्ब होती है वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्लियर? अर्थात जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होगा तो वर्ब का स्वरूप भी चेंज हो जाएगा, या फिर वर्ब का स्वरूप चेंज होगा तो सब्जेक्ट का स्वरूप भी चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं ना, ये वास्तव में एक दूसरे से बंधे होते हैं। अर्थात जो नॉमिनेटिव होता है वो अपनी वर्ब से बंधा होता है। अब इस नियम में आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि इस सब्जेक्ट को उसकी वर्ब से अलग कर देना है, यानी पृथक कर देना है या स्वतंत्र कर देना है। तो अब इस काम को ही आपको सीखना है कि ये काम कैसे करोगे। तो ध्यान से सुनिए, बस इस काम को करने के लिए आपको ये जो वर्ब है इस वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देना है। क्या करना है? पार्टिसिपल। क्लियर? अब पार्टिसिपल्स तो मैं आपको पिछले वीडियोस में डिस्कस कर ही चुका हूं कि पार्टिसिपल्स 3 प्रकार की होती हैं। तो इस वर्ब को कभी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, कब करेंगे आप ये तो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा, आगे जब सेंटेंसेस में सॉल्व करके बतलाऊंगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो इसको आप बीइंग में बदल देंगे। किस चीज़ में? बीइंग में। ओके, अच्छा, और इसके बाद हम जब बीइंग में नहीं बदल पाएंगे तो फिर हम इसे परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। और आप लोग तो जानते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अच्छा, अगर ये पैसिव वॉइस हुई तो कभी कभी हम इसे हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, इस नियम का जब हम प्रयोग करेंगे तो आपको इसी एक क्रिया को क्या करना होगा, कभी बीइंग में बदलना होगा, पहली बात।
दूसरी बात, कभी उसे हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना होगा। और तीसरी बात यह है कि कभी उसे आपको हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर असली बात मैं बतला देता हूँ कि जब भी हम इस फाइनाइट वर्ब को इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जब चेंज कर देंगे तो फिर क्या होगा कि ये सब्जेक्ट अपनी क्रिया से, यानी जो वर्ब है उससे वो स्वतंत्र हो जाएगा, अर्थात ये जो नॉमिनेटिव है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। बस यही है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब जरा देख लेते हैं कि इस रूल का प्रयोग हम कब करते हैं भाई। ऐसे कैसे सेंटेंसेस हो हमारे सामने जब हम इस रूल का प्रयोग करेंगे। तो इधर देखिए, मैंने लिखी हुई है कुछ कंडीशंस, और कंडीशन नंबर 1 है ये कि जब दो सेंटेंस आपके सामने होंगे तो दोनों ही सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। देखिए यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे भाई, यहाँ पर क्या होंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अर्थात पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो कोई दूसरा व्यक्ति वस्तु होगा, और फिर दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो कोई दूसरा व्यक्ति होगा। जैसे यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है द सन रोज, तो उसका सब्जेक्ट क्या है, द सन, और दूसरा सेंटेंस है द फॉग डिसअपियर्ड, तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है द फॉग। तो आप देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, दूसरी कंडीशन आपको बहुत सोच समझ करके, दिमाग लगा करके, हमेशा लॉजिक्स का प्रयोग करके और देख लेना है। क्या है कि उन दोनों ही क्रियाओं के बीच में एक कॉजल रिलेशन होता है, कॉजल रिलेशन बिटवीन द वर्ब्स, यानी पहले सेंटेंस की जो क्रिया है और दूसरे सेंटेंस की जो क्रिया है उसमें एक कॉज करने वाला रिलेशन होता है। कॉज करने का मतलब क्या है, मैं किसी को मारूं तो वो रोने लग जाए, तो वो रोया क्यों, क्योंकि मैंने मारा, मैंने उसको रोने के लिए कॉज किया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ऐसा ही है, द सन रोज, सूर्य उगा, और सन का जो उगना होता है, ये जो एक्शन हुआ, यही एक्शन एक्चुअली क्या करता है, यही फॉग को, यानी कोहरे को डिसअपियर होने, यानी कोहरा गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। तो सूर्य का उगना वास्तव में कारण बनता है और फॉग का डिसअपियर होना यानी गायब होना वो उसका परिणाम बनता है, और सूर्य का उगना ही इस एक्शन को कॉज करता है। तो ये 2 कंडीशंस होती हैं। अगर ऐसा होता है तो चलिए यहीं पर मैं उसका यूज़ करके भी बतला देता हूँ। क्या करना होता है, बस केवल कारण बतलाने वाली क्रिया को, यहाँ पर कारण कौन सी बतला रही क्रिया, रोज, यानी पहले सेंटेंस की जो क्रिया होती है उसी को आप कुछ नहीं परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करके रख देंगे। क्या है, हैविंग राइजन, यहाँ पर क्या बन जाएगा, हैविंग राइजन। और जैसे ही आपने इस क्रिया को नॉन फाइनाइट वर्ब में यानी पार्टिसिपल में चेंज किया तो ये जो सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव है जो, वो एब्सोल्यूट हो गया यानी स्वतंत्र हो गया, और यहाँ पर हो गया द सन, राइट, द सन हैविंग राइजन। और बस फिर इसके बाद आपको यहाँ फुल स्टॉप नहीं बल्कि कॉमा लगाना होता है और दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों रख देना होता है। क्या आ जाएगा, द फॉग डिसअपियर्ड। देखो कितना आसान है, बस इतना सा ही आपको करना है, ठीक है। यानी इन दोनों ही सेंटेंसेस में केवल एक काम करना होता है, पहले वाले सेंटेंस की जो वर्ब है उसको आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देना होता है, कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना होता है, और कभी परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस होता है, और कभी कभी बस यहाँ पर थोड़े से कन्फ्यूजन्स आएंगे, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें आएंगी। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी कॉन्सेप्चुअल बातें, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी की सारी बातें अब मैं आपको अगली स्लाइड से जब सेंटेंसेस को सॉल्व करते हुए मैं बढ़ूंगा तो बीच में ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो आपके दिमाग को चकरा देंगी। इसलिए बीच से वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है, अंत तक पूरे वीडियो को देखना है। पहले ही लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3 के पहले 10 सेंटेंसेस में से 8 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इन 8 सेंटेंसेस में उसी नियम का प्रयोग करते हैं। चलिए ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले उसका जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, यह शब्द क्रम रहेगा जब आप इन सेंटेंसेस को कंबाइन करोगे यानी जोड़ोगे। देखिए ज़रा, सबसे पहले आपको नॉमिनेटिव को एब्सोल्यूट करना है, यानी वो स्वतंत्र हुआ, कर्ता रखा होगा। फिर इसके बाद पार्टिसिपल रखा होगा। पार्टिसिपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। या तो वो बीइंग होगा, ध्यान दीजिए, जब आप इनमें से जो वर्ब्स हैं उन वर्ब्स को जब आप चेंज करोगे तो या तो उसे बीइंग में चेंज करोगे, तो कब बीइंग में चेंज करोगे ये मैं अभी आपको बतलाने वाला हूं, अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। या तो फिर आप इसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे।
अच्छा, इसे कब चेंज करोगे ये भी मैं आपको बतलाता हूं। और फिर कभी आप उसको हैविंग प्लस बीन में बदलेंगे, आप हैविंग प्लस बीन प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसे चेंज करेंगे। अर्थात 3 स्वरूपों में आपको इस वर्ब को रखना है, कभी बीइंग में BEING, कभी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और कभी हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये कब कब होगा, एक एक सेंटेंस को देखते चलिए, आपको सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, इसका मतलब है शेष बचा हुआ सेंटेंस, यानी पहले सेंटेंस में जो हिस्सा शेष रहा उसे लिख देंगे। फिर इसके बाद फुल स्टॉप के स्थान पर कॉमा लगाएंगे, और फिर दूसरे सेंटेंस को बिल्कुल ज्यों का त्यों, यानी दूसरे सेंटेंस में आपको कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, जो कुछ भी करना है सब पहले सेंटेंस में करना है। चलिए अब हम करते हैं, आओ देखो जरा यहां पर क्या है। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, द वेदर वॉज स्टॉर्मी, मौसम तूफानी था। क्लियर। अगला सेंटेंस, द प्लेन गॉट लेट, और प्लेन लेट हो गया। ध्यान दीजिए यहां पर कि क्या दोनों ही सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं क्या वो अलग अलग हैं। जी हाँ, देख रहे हैं आप, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है द वेदर और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है द प्लेन। ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, ये अलग अलग बातें हैं। क्लियर। अच्छा, अब जरा देख लीजिए, क्या पहले वाली वाक्य की क्रिया और दूसरे वाली वाक्य की क्रिया में कोई कॉजल रिलेशन है। तो अब आप देखेंगे कि पहले तो कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं वहां पर, वहां तो स्टेट वर्ब है। तो अब जब स्टेट वर्ब यहां पर होती है, स्टेट वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, जब यहां पर रखे होंगे तो वहां पर किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी बात की किसी स्टेट को बतलाया जा रहा होगा। तो जरा देखिए यहां पर कौन सी स्टेट बतलाई जा रही है, वेदर की यानी मौसम के तूफानी होने की स्टेट को बतलाया जा रहा है। तो इस सेंटेंस का पूरा मतलब लेना पड़ेगा। कैसा, यानी वेदर बहुत स्टॉर्मी था, तो ये जो बात हुई ये कारण बनेगी। किस बात के लिए कारण बनेगी, द प्लेन गॉट लेट, यानी प्लेन के देरी से आने की जो वजह बनेगी या कारण बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि पहला सेंटेंस रीजन को शो कर रहा है और दूसरा सेंटेंस रिजल्ट को शो कर रहा है, यानी कारण और परिणाम जैसा संबंध है। बस अब क्या करना है आपको, बस एक शब्द में आपको हेरा फेरी करनी है, और इसी को हेरा फेरी करते समय आपको बहुत अलर्ट रहना है। देखिए जरा यहां पर वाज वर रखा है। क्लियर। अब इसी वाज वर को अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब में यानी पार्टिसिपल में बदल दें तो ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट आपका एब्सोल्यूट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, तो आपको मैं पहले ही से बतला देता हूं कि ये जहां कहीं भी आप वाज वर देखें तो उसे आप बीइंग में बदल दें। क्या करो, आप बीइंग में चेंज कर दीजिए, और सेंटेंस क्या हो गया, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी। क्लियर। बस इतना सा आपको करना है। अगर यहाँ पर वाज, वर, इज, एम, आर आप देखें तो उसे किस चीज में बदलना है, बीइंग में बदलना है। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमा लगा देना है, फुल स्टॉप हटाना है, कॉमा लगा देना है, और दूसरे सेंटेंस को आपको जरा सा टच करना है। कितना टच करना है कि जो पहला शब्द होगा एक्चुअली वो कैपिटल होगा, तो अब आपको कैपिटल नहीं बल्कि उसे स्मॉल लेटर कर देना है। केवल अगर कोई प्रॉपर नाउन हो तो उसका पहला अक्षर तो कैपिटल हमेशा ही लिखा जाता है, अदरवाइज सेंटेंस की शुरुआत का पहला अक्षर कैपिटल होता है। तो अब ये सेंटेंस की शुरुआत तो है नहीं, सेंटेंस की शुरुआत तो यहाँ से हो रही है। अब चूंकि यहाँ कॉमा लग गया, अब ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस बन गया। लेकिन यहीं पर एक बात मैं आपको बतला देता हूँ कि आंख बंद करके आपको वाज वर को बीइंग में नहीं बदलना है। ध्यान रखना है ये कि अगर इस वाज वर के बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस हो सकता है, और अगर पैसिव वॉइस होगा तो फिर इसमें बदलोगे आप हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अर्थात गलतियां आपसे जो होंगी वो यहीं पर होंगी, वाज वर वाले सेंटेंसेस में ही गलतियां आपसे होंगी, क्योंकि वहां पर आप बस वाज वर देखकर बस दिमाग बंद कर लोगे, इसके बाद फटाक से उसको बीइंग में चेंज कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आगे देखते चलिए, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जब आप वाज वर को बीइंग में नहीं बदलोगे। क्लियर। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में भी वही बात है भाई, दोनों ही सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट पर्सन्स हैं। देखिए, द टीचर पहला सेंटेंस, दूसरा द स्टूडेंट्स। दोनों के सब्जेक्ट्स, दोनों के नॉमिनेटिव्स अलग अलग हैं, तो बस दोनों के नॉमिनेटिव अलग अलग हैं। तो देखो अब जरा क्रिया, दूसरी कंडीशन मिलाओ, क्या पहले वाक्य की जो क्रिया है वो दूसरे वाक्य की क्रिया के लिए
कॉज कर रही है क्या दूसरे वाक्य की वर्ब को? देखिए पहले वाक्य में हुआ है टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया, द टीचर एंटर्ड द क्लास। अच्छा, टीचर के प्रवेश करने के कारण ही तो बच्चे लोग खड़े होते हैं, ऐसा ही तो है ना? जी हाँ, तो ये वर्ब कैसी है? ये वर्ब ऐसी है जो कारण बतला रही है और ये वर्ब है जो परिणाम बतला रही है। क्लियर? अब अगर आप देखो किसी भी एक्शन वर्ब को यहाँ पर देखोगे तो आपको बस इतना करना है कि आपको हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही उसे चेंज करना है। जब कभी आप किसी एक्शन वर्ब को देखें तो ये एक एक्शन वर्ब है और यहाँ से आपको क्या करना है, इस वर्ब को हटाकर आपको हैविंग लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग एंटर्ड, राइट? बस इतना करना है। यहाँ पर आकर इस फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज करना है। अगले सेंटेंस में जो पहला अक्षर कैपिटल है उसको आपको स्मॉल लेटर में कर देना है। बस फिनिश, इतना सा काम है आपको। आगे देखिए, द आर्मी अराइव्ड, आर्मी आ गई, द रिलीफ वर्क टुक स्पीड, और रिलीफ वर्क जो राहत कार्य था उसने गति पकड़ ली, ये बात है। तो भाई किस लिए गति पकड़ी? रिलीफ वर्क ने क्यों गति पकड़ी? क्योंकि आर्मी आ गई, तो ये कारण है। दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, क्रियाओं के बीच कॉजल रिलेशन है। बस ये भी एक एक्शन वर्ब है, इसको भी हटाइए, हैविंग लगाइए और हैविंग के साथ में आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव्ड। और ये जो फुल स्टॉप है यहाँ पर आप कॉमा लगाइए और जो दूसरा सेंटेंस उसका पहला अक्षर है उसे स्मॉल लेटर में करिए। बस इतना सा काम करना है। अगला सेंटेंस, द सन सेट, सूर्य डूब गया, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। यहाँ पर देखो पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों क्रियाओं के बीच में कारण और परिणाम है। सूर्य का डूबना वास्तव में आकाश में सितारों के आने का कारण होता है, तो कारण और परिणाम है। एक्शन वर्ब है, सीधे सीधे आपको हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। द सन हैविंग सेट, सूर्य के डूबने के बाद। हाँ, आपको ये तो बतला ही दूं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है। हिंदी मीनिंग ऐसा ही निकलता है, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, यानी वेदर मीन्स मौसम के स्टॉर्मी होने के कारण, तूफानी होने के कारण प्लेन लेट हो गया। यहाँ पर द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, टीचर के कक्षा में प्रवेश करने के बाद लड़के खड़े हो गए। अच्छा, द आर्मी हैविंग अराइव्ड, आर्मी के पहुंचने के बाद राहत कार्य ने स्पीड पकड़ ली। ऐसा हिंदी अर्थ आप निकाल लेते हो। यहाँ पर भी क्या निकलेगा, द सन हैविंग सेट, यानी सूर्य के डूबने के बाद सितारे, यहाँ पर इस टी को स्मॉल लेटर में कर दोगे, सितारे आसमान में आ गए। बहुत ही सिंपल है। द वर्क वॉज डन, वी वेंट बैक होम। अब इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखना, अन्यथा यहाँ पर गलती कर जाओगे, ठीक है ना। द वर्क वॉज डन, अब आपको बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बतलाया कि अगर यहाँ पर वॉज रखा था ना तो वॉज को बीइंग में बदल देना है, लेकिन वॉज को ही आपको हैविंग, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी बदलना है। तो कब ऐसा होगा, तो इस सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। द वर्क वॉज डन, ही वेंट बैक होम, ठीक है ना। अब देखना यह है कि इसको अब हम बीइंग में बदलें क्या, बीइंग में बदलें क्या। अगर बीइंग में आपने बदल दिया तो ये सेंटेंस हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, अच्छे से देखो जरा। इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर अब वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, देख रहे हो। और जब यहाँ पर वाज वर्ब के साथ या इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। अब अगर पैसिव वॉइस है तो फिर आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस यूज करना चाहिए, ये हैविंग, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो अब यहाँ पर आपको अच्छे से देख लेना है कि जब कभी भी इज, एम, आर, वाज, वर्ब के बाद यहाँ पर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी हो और सेंटेंस वो पैसिव वॉइस में हो तो फिर आपको उसे बीइंग में चेंज नहीं करना है। तो फिर कैसे चेंज करोगे, वही हैविंग, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए इसको चेंज कर देते हैं जल्दी से। क्या बनेगा, द वर्क हैविंग बीन डन। यहाँ पर आप क्या करोगे, हैविंग, बीन और डन। जी हाँ, ये आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर आप बीइंग का प्रयोग नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद फुल स्टॉप हटाइए, कॉमा लगाइए और जो दूसरे सेंटेंस का जो पहला अक्षर है उसे आप स्मॉल लेटर में बना दीजिए। बस इतना सा काम करना है और फुल स्टॉप हो गया कंप्लीट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमें वाज को बीइंग में कब बदलना है। ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, वाज को बीइंग में तब बदलोगे जब उसके बाद में कोई एडजेक्टिव रखा हो या कोई दूसरा वर्ड हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो। क्योंकि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर होगी तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो हो ही, बट हो सकता है।
ठीक है ना। अब आपको ये बात फिर टेंशन देने लग जाएगी कि ज़रूरी नहीं कि वो पैसिव वॉइस हो ही। हाँ, तो फिर अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको ऐसा भी करके बतलाऊंगा जब वहाँ पर वाज वर तो रखा होगा, लेकिन वहाँ पर वो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी होगी वो उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस नहीं बनाएगी, और इसके बावजूद भी आप उसे बीइंग में ही बदलेंगे। लेकिन पहले दूसरी बात तो सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर वाज वर के बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी हो तो वो पैसिव वॉइस हो सकता है, और अगर पैसिव वॉइस होगा सेंटेंस तो फिर उसे आप बीइंग में नहीं बल्कि हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। करेक्ट? ओके। द फॉग वॉज वेरी डेंस। अब यहाँ पर देखिए वाज वर लगा है, लेकिन इसके बाद में यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। वेरी डेंस, बहुत घना था, यानी कोहरा बहुत घना था। नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वाज वर लिखा है, तो बस सीधे आप बीइंग में बदल दीजिए, बीइंग वेरी डेंस। अब आप देखो यहाँ पर भी वाज लिखा था, लेकिन आपने हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। यहाँ पर बीइंग वाज वर यहाँ पर भी लिखा था, लेकिन यहाँ पर आपने बीइंग का प्रयोग किया। तो कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी थी, सेंटेंस पैसिव वॉइस था, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव लगा हुआ है, और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है, तो इसे बीइंग में बदल दिया। अगला सेंटेंस, द बेल रैंग। दूसरे सेंटेंसेस को देखिए जरा। यहाँ पर पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं, क्रियाओं में भी वही रिलेशन है। चलिए यहाँ पर जब भी कोई एक्शन वर्ब हो तो आपको हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। द बेल हैविंग रंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉमा लगाना है, और दूसरे सेंटेंस का जो पहला अक्षर है उसे स्मॉल लेटर में करना है। बस इतना सा काम करना है। अगला सेंटेंस क्या है? द लेटर वॉज रिटन। अब देखो यहाँ पर फिर से पैसिव वॉइस सेंटेंस आ गया। द लेटर वॉज रिटन, यहाँ पर वाज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस सेंटेंस हुआ, पैसिव वॉइस हुआ। तो अब आपको इस वाज को बीइंग में नहीं बल्कि हैविंग और बीन में बदलना है। हैविंग और यहाँ पर बीन लगाएंगे, हैविंग बीन रिटन, ऐसा सेंटेंस बनेगा। द लेटर हैविंग बीन रिटन, कॉमा, और फिर इसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है उसका पहला अक्षर कैपिटल और बाद में फुल स्टॉप। है ना बहुत ही सिंपल। चलिए कुछ और सेंटेंसेस करके देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर की इस एक्सरसाइज में 20 सेंटेंसेज हैं। 14 सेंटेंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। 1-2 सेंटेंसेज मैं अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें बतला सकूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि वो बातें ऐसी हैं कि अगर नहीं सुनी तो फिर आपको आता हुआ सेंटेंस भी आप गलत करके चले आएंगे। अच्छा, वीडियो के एंड में जाकर मैं इसी एक्सरसाइज के 5 सेंटेंसेज यहाँ पर स्क्रीन में आपको दे दूंगा। आप उन्हें एक स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना और उनको सॉल्व करके अपनी तरफ से डालना। चलिए अब हम बाकी के सेंटेंसेस देखते हैं। इस स्लाइड में कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, थोड़े ट्रिकी सेंटेंसेस भी हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से देखिए। जरा देखिए पहला सेंटेंस क्या है। इट वॉज कोल्ड, नो वन वेंट आउट। सर्दी थी, इट वॉज कोल्ड का मतलब सर्दी थी, कोई भी बाहर नहीं गया। तो सर्दी होना क्या था? कारण है, और बाहर न जाना उसका परिणाम है। तो कारण और परिणाम दोनों ही वाक्यों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, यानी ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, दूसरा वन, तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। पहला सेंटेंस चूंकि वहाँ पर वाज वर एक स्टेट वर्ब लगी हुई है, इसलिए पूरा सेंटेंस ही कारण बतलाएगा और दूसरा सेंटेंस क्या बताएगा? परिणाम बतलाएगा। तो आपको तो मैंने पहले बतलाया कि अगर वाज वर के बाद में यहाँ पर अगर कोई एडजेक्टिव दिया हो, कोई नाउन दिया हो या कुछ भी दिया हो, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म ना दी हो, तो आपको उसे वहाँ से हटाकर और बीइंग में बदल देना है। लीजिए बहुत ही सिंपल हो गया, बीइंग में बदल दिया। इसके बाद इस फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज करना है, और आगे जो सेंटेंस लिखा है उसका जो पहला जो लेटर है उसको स्मॉल लेटर में आपको चेंज कर देना है। ये लीजिए, ये सेंटेंस आपका बन गया। इट बीइंग वेरी कोल्ड, नो वन वेंट आउट। क्लियर? बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं। अगला सेंटेंस देखिए। अगले सेंटेंस में माई पॉकेट वॉज पिक्ड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अच्छे से देखिए जरा। वाज वर्ब के बाद में पिक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, अर्थात ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस हो सकता है। जरा देखते हैं है क्या। माई पॉकेट वॉज पिक्ड, मेरी पॉकेट को पिक कर लिया गया, यानी मेरी पॉकेट को चोरी कर ली। पिक का मतलब होता है जेब काटना, तो मेरी जेब काट ली गई, इसका ये मतलब हुआ, काट ली गई, अर्थात काटने वाला कोई दूसरा है तो भाई काट ली गई। तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, और अगर पैसिव वॉइस सेंटेंस है तो फिर आप इस वॉज को यहाँ पर बीइंग में नहीं बदलेंगे। अब आप यहाँ पर इसको हैविंग बीन और वर्ब की
थर्ड फॉर्म है हैविंग बीन। तो ऐसा बनेगा सेंटेंस, माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, फुल स्टॉप हटकर कॉमा लगेगा और सेंटेंस आई। हमेशा ध्यान रखिएगा, अब आई को ऐसा ना कर देना कि आई कैपिटल बनी तो आप ऐसे कर दो। इस आई का मतलब कभी भी मैं नहीं होता। तो आई एक ऐसा शब्द है जो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, चाहे वो वाक्य के बीच में आए, चाहे शुरू में आए, कहीं भी आए, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर? और सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। वेरी सिंपल। अगला सेंटेंस देखिए, द लीडर वॉज स्लेन। यहां पर भी देखिए वाज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है और इसका मतलब निकल रहा है नेता की हत्या कर दी गई। ओके, तो नेता की हत्या कर दी गई, तो हत्या करने वाला कर्ता कोई दूसरा है, इसका मतलब ये भी पैसिव वॉइस है। और चलिए, अगर पैसिव वॉइस है तो इस वाज वर्ब को हम बीइंग में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि इसी में हैविंग प्लस बीन में चेंज कर देंगे, हैविंग बीन स्लेन। ओके, तो नेता की हत्या किए जाने के बाद और फिर यहाँ पर कॉमा लग गया। अगला सेंटेंस, अब यहाँ पर दा का टी कैपिटल है, स्मॉल लेटर कर दीजिए और सेंटेंस ये हो गया, द लीडर हैविंग बीन स्लेन द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर। ओके, यानी लीडर की हत्या किए जाने के बाद उसके जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स क्या होते हैं? अनुयायी, भीड़ चलने वाली पीछे पीछे, वो भय में आकर और भाग गई। ऐसा कुछ सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखिए, द वर्क वॉज डन। काम पूरा कर लिया गया, सभी लोग संतुष्ट हो गए, ऑल वर सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर वाज वर्ब के बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये भी पैसिव वॉइस सेंटेंस है। द वर्क हैविंग बीन डन, ऐसा ही बनेगा, हैविंग बीन लगाएंगे। द वर्क हैविंग बीन डन, काम को किए जाने के बाद सभी संतुष्ट हो गए। चलिए अगला सेंटेंस, यहाँ पर से फुल स्टॉप हटाया, कॉमा लगाया और ऑल को आप इस तरह से लिखें, ऑल, सभी, स्मॉल लेटर में ए बनेगा। क्लियर? पूरा सेंटेंस ये ऐसा बनेगा। ये लीजिए अगला सेंटेंस। अब अगले दो सेंटेंसेस बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए, द बैंक वॉज क्लोज्ड। अब अच्छे से देखिए, यहां पर बैंक बंद था, क्लोज्ड का मतलब क्या है? बंद होना। यह भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या आप इसको एक पैसिव वॉइस सेंटेंस मान रहे हो? अगर मान रहे हो तो ठीक है भाई, मान लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं। बट अच्छे तरीके से समझिए, यहां पर क्या हो रहा है, मेरी पॉकेट को पिक कर लिया गया, यानी मेरी जेब काट ली गई। ठीक है ना? ऐसा कुछ कहा गया, जेब काट ली गई। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं लग रहा है। द बैंक वॉज क्लोज्ड, बैंक बंद था, ऐसा ही तो आप बोलेंगे। जब भाई आप बैंक में पहुंचे, आपने देखा कि बैंक बंद है, तो वो बैंक के बंद होने की स्टेट को आप बतला रहे हैं। तो कभी कभी ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, ये वास्तव में एडजेक्टिव के रूप में आती है। आपको पिछले वीडियो में भी बतलाया था कि इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और ये किसी नाउन को मॉडिफाई कर सकता है, तो उसकी विशेषता बतला सकता है। तो यहाँ पर ये बैंक की स्टेट को बतला रहा है। बैंक कैसा था? बंद था। बैंक की स्टेट कैसी थी? बंद थी। क्लियर ना? तो ये सेंटेंस हम पैसिव वॉइस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस की ही कैटेगरी में है। और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर बैंक के लिए एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये जो वाज वर्ब है, तो जब ये स्टेट होती है तब इसे आप हैविंग बीन में नहीं चेंज करते हैं, बल्कि ये बीइंग में ही रहेगा। ये आपको समझना है भाई, ध्यान से सुनिए आप। बीइंग, द बैंक बीइंग क्लोज्ड, बैंक के बंद होने के कारण ध्यान दीजिए, आई कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी। भाई मैं गया, बैंक बंद है, तो मैं धन नहीं निकाल पाया। तो क्यों भाई धन नहीं निकाल पाया? क्योंकि बैंक बंद था, बंद होने की अवस्था में था। तो वो बैंक के बंद होने की स्टेट है, जिस कारण से मैं पैसा नहीं निकाल पाया। तो ध्यान दीजिए कि ऐसे सेंटेंसेस आपको कभी कभी धोखा दे देंगे और आप यहाँ पर हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पहले अच्छे से ये भी देख लेना है कि कहीं ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये इस नॉमिनेटिव की स्टेट तो नहीं है, उसकी कोई अवस्था तो नहीं है, उसकी कोई सिचुएशन तो नहीं बतला रहा है। अगर ऐसा है तो फिर आप वहां पर बीइंग में ही उसे चेंज करेंगे, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं। ऐसा ही एक सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है, ये देखिए
क्या है? द स्टूडेंट्स वर सेटिस्फाइड, स्टूडेंट्स संतुष्ट थे। ध्यान दीजिए यहां पर, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है ना? तो क्या ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है? नहीं। अगर आप संतुष्ट हैं इस समय अगर आप मेरे पढ़ाने से संतुष्ट हैं तो आपकी ये स्टेट हो गई, यू आर सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट हैं। क्लियर? अब ये सेंटेंस हम पैसिव वॉइस की कैटेगरी में भी फिलहाल नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी स्टेट यानी स्टूडेंट्स की स्टेट को बतला रहा है। क्लियर? और अमन सर बिकेम हैप्पी, और अगर अमन सर के बच्चे अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर इससे बड़ी हैप्पीनेस मेरे लिए क्या हो सकती है कि मेरे समझाने से अगर आप संतुष्ट हो सकते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं, इस सेंटेंस को देख लेते हैं। तो भाई मैं आपको यहां पर बतला रहा हूं कि सेटिस्फाइड जो लिखा हुआ है ये भी स्टूडेंट्स की स्टेट को बतला रहा है, तो इसे भी आप पैसिव वॉइस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस वाज वर्ब को भी आप बीइंग में। क्लियर? और ऐसा सेंटेंस बन जाता है द स्टूडेंट्स बीइंग सेटिस्फाइड, यानी स्टूडेंट्स के संतुष्ट होने पर क्या हुआ? अमन सर खुश हो गए। ऐसा कुछ सेंटेंस बनता है। तो आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो फिर आप इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, सिंथेसिस की प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर ही मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप पूरा वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप व्हाट्सएप में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ये एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर की बुक नहीं है, तो मैं इस एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर की बुक का एक फ़ोटो लेकर के और उसका एक पीडीएफ बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर उसे पोस्ट कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप इंग्लिश गुरु अमन सर करके आप सर्च कर सकते हैं और उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी पीडीएफ्स आएंगे आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलिए आज इस वीडियो को हम यहां पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।